आप हमने कहते हैं कि क्या कहते हैं, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल। हमें मालूम है कि आप बड़े उत्तेजित और व्याकुल रहते हैं। आप पिछले 12 सालों से आप और आपकी पूरी सरकार और अपने समर्थकों में उत्तेजना का और व्याकुलता का जो पंप भर रहे हैं, सांप्रदायिकता का, हिंसात्मक सोच का, ये भी सोच हिंसात्मक है। हम अपनी आज सहमति रखते हैं। अभी भागवत जी, आप ही में तो सहमति नहीं बन रही। आप कहते हैं नक्सल सोच के लोग ये लोग आ रहे हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। भागवत जी कह रहे थे पीड़ा है तो चिल्ला दिया, तो क्या बुरा है? तो आप ही तो पहले तय कर लीजिए कि कौन सही और कौन गलत। ये बहुत सही कहा इरफान ने। देखिए, अर्बन नक्सल तो किसी को भी कहा जाता है। हम लोगों को भी 5-7 साल से अर्बन नक्सल, देशद्रोही, देश विरोधी, पाकिस्तान परस्त, सोरोस के फंड से पलने वाले, ना जाने क्या क्या। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया टर्म कॉइन करके दे दिया, दिमागी नक्सल। मतलब जिनके पास दिमाग है वो दिमागी नक्सल है। मैं तो इसको ऐसे कहूंगा। जिम्मा से करती ज्वाला सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। में जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, ये बांधने की कोशिश करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहना है, भगवान को कोट करते हैं कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़े क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध नन गगन। सोने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। ये सबको बांधना चाहते हैं, सबको साध रहा है। एक बेटा 2020, दूसरा बेटा E20, और जो देश का गरीब का बेटा है वो झोला लेके अपनी जिंदगी के संघर्ष में ढूंढा, कहीं काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए। है हर पेड़ बचे नहीं। गरीब आदमी हर कदम कर्जे में जीता है। एक बार जीवन कर्ज में आता है ना, तो जीवन का स्वाभिमान कदमों में चले जाता है। दावों के बीच 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर लिया। इन सारे दावों के बीच इरफान जैसे लोगों की हकीकत भी है। और जब हम गली मोहल्लों, गांव देहात में घूमते हैं, इसी देश की बहुत बड़ी आबादी, ठीक है 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, लेकिन अनाज देना भर काफ़ी नहीं है। उनकी मुसीबतें और मुश्किलें वो सबूत के तौर पर हर चौक चौराहे पर, गांव में किसी जगह चले पास वो व्यवस्था नहीं कि मैं लाल किले पे खड़ा आके दुनिया को चिपड़ी चिपड़ी बातें कहूं और किसी उसके लिए तो भाई चुनाव लड़ना होता है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकता। एक जिंदा दिल आदमी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने आंकड़े बताए। अरे हाँ, तुम्हारी फाइलों में मेरे गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताब। नमस्कार दोस्तों, आजादी की 80वीं सालगिरह मुबारक हो। प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, देश ने बहुत कुछ सुना लाल किले की प्राचीर से, बहुत दावे किए गए। दिमागी नक्सल का एक जुमला भी प्रधानमंत्री ने तमगा कहें आज उछाला, और बहुत बड़ी बड़ी बातें की। हमने ये किया, वो किया, 14 से पहले देश में जैसे कुछ था नहीं, जो भी हुआ 2014 के बाद हुआ। तमाम आंकड़े, तमाम उपलब्धियां, सब कुछ गिनाई, जो आप तमाम चैनलों पर देख रहे होंगे। बड़े बड़े विश्लेषक, चिंतक, बुद्धिजीवी व्याख्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री के भाषण की। आज हमारे यहाँ इरफान आए हैं। पहले तो इनका एक YouTube चैनल शुरू हुआ है, मैं इरफान। तो आप सबसे अपील कि इनके YouTube चैनल को अधिक से अधिक तादाद में सब्सक्राइब करें, ताकि इनका हौसला बढ़े। और जो ये कहना चाहते हैं, जिस अंदाज में अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, वो आप तक पहुँचे। तो मैंने सोचा क्यों ना बड़े बड़े विश्लेषकों के बीच मैं थोड़ा इरफान से भी बात करूँ। परिचय के मोहताज है नहीं, आप सब जानते होंगे। जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, इरफान ने जिस अंदाज में जो कुछ कहा, उसकी वजह से बहुत वायरल भी हुए। तो इरफान, आज़ादी के मायने आपके लिए क्या है? सबसे पहले सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा, सलाम, जय भीम। सर, आपने मुझे फिर अपने मंच पे एक बार जगह दी, दिल की गहराइयों से सर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सर, बड़े सलीके से अपने लबों को खोलेंगे, जहां कोई नहीं बोलता वहीं बोलेंगे। यकीनन उड़ान देगा यह आसमां वाला, हम तो सिर्फ परों को खोलेंगे। आज़ादी के मायने हमारे लिए क्या है? मैं बार बार कहता हूं सर, हम उस भारत से आते हैं जिससे सरकार और पूरी सरकार और नरेंद्र मोदी आंखें चुराते हैं। हमारे जीवन को महसूस कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, आइए महसूस कीजिए ज़िंदगी के ताप को, मैं ले चलूँ निर्धनों की गली तक आपको। हम वहाँ से आते हैं जहाँ पैसे के अभाव में अपने लोगों को हम सरकारी अस्पतालों में मरते हुए देखते हैं। हम अमीरी गरीबी की उस खाई से आते हैं जहाँ हर पल अपमान सहते हैं। हम बार बार कहते हैं, आप हमने कहते हैं कि क्या कहते हैं, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल। हमें मालूम है कि आप बड़े उत्तेजित और व्याकुल रहते हैं। आप पिछले 12 सालों से आप और आपकी पूरी सरकार और अपने समर्थकों में उत्तेजना का और व्याकुलता का जो पंप भर रहे हैं, सांप्रदायिकता का, हिंसात्मक सोच का, ये भी सोच हिंसात्मक है। हम अपनी आज सहमति रखते हैं। देश में करोड़ों लोग, विपक्ष,
और हर वो शख्स जो ये कहता है कि मुझे बेहतर जिंदगी जीने का अधिकार दीजिए, अवसरों में समानता दीजिए, संसाधनों में बराबरी दीजिए, इक्वालिटी यूनिटी दीजिए समाज में, तो आज वो कहते हैं कि ये नक्सल सोच है। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं कहता हूँ कि उत्तेजना में और व्याकुलता में दुनिया बदलने का सामर्थ्य होता, उत्तेजना में और व्याकुलता में दुनिया बदलने का सामर्थ्य होता तो मैं हर घड़ी, हर पर, सुबह और शाम और दिन और रात अपने हिस्से की हम सब दुनिया बदल रहे होते। इन चीज़ों से, शब्दों से दुनिया नहीं बदलती, किसी को कोसने और अपमानित करने से दुनिया नहीं बदलती। हम कहते हैं लोकतंत्र की असहमति को स्वीकार के, अभी भागवत जी अभी में तो सहमति नहीं बन रही। आप कहते हैं नक्सल सोच के लोग ये लोग आ रहे हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। भागवत जी कह रही थी पीड़ा है तो चिल्ला दिया तो क्या बुरा है। तो आप ही तो पहले तय कर लीजिए कि कौन सही और कौन गलत है। पहले आप अपनी असहमति को दूर कीजिए, फिर देश को संबोधित कीजिए। कभी कहते हैं अर्बन नक्सल आ गए, कभी कहते हैं नक्सल सोच के आ गए, कभी कहते हैं आंदोलन जीवी आ गए। तो इस देश में जो कहता है, इस देश में जो कहता है कि अच्छा, मुझे अच्छे, अब छोटे छोटे बच्चे पूरे देश भर में, हर राज्य में, किसी एक राज्य की बात नहीं, पूरे देश में छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमें तो साफ टॉयलेट दे दीजिए, हमें बिजली पंखा दे दीजिए, हमें अच्छी सड़क दे दीजिए, हमें स्कूल का अच्छा माहौल दे दीजिए। और आप कहते हैं कि हमने पिछले 5-7 सालों में किस्मत बदल दी। इस झूठ को, इस जहन की लूट को हम और देश मानने से 1000 बार इनकार करता है। देखिए, जैसे अस्पताल की बात आपने इरफान की, सही बात है। अस्पतालों की, सरकारी सर, हम झूठ नहीं बोलते, हम जीते हैं उस लम्हे को। हम सलम से आते हैं, कहते हैं हम सलम से आते हैं। मैं जो कहता हूँ दिखा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इधर बोलो। हाँ। जैसे ये बात होती है ना सरकारी अस्पतालों की, शैक्षणिक संस्थानों की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 के पहले, अगर मुझे याद है उनके आंकड़े, तो 350 यूनिवर्सिटी थी, हमने 650 यूनिवर्सिटी और बना दी, और बहुत सारी बातें की। लेकिन इन सारे दावों के बीच 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर लिया। इन सारे दावों के बीच इरफान जैसे लोगों की हकीकत भी है। और जब हम गली मोहल्लों, गांव देहात में घूमते हैं, इसी देश की बहुत बड़ी आबादी, ठीक है 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, लेकिन अनाज देना भर काफ़ी नहीं है। उनकी मुसीबतें और मुश्किलें वो सबूत के तौर पर हर चौक चौराहे पर, गांव में किसी जगह चली जाए, किसी गली में, जैसे उन्होंने कहा, उससे दिखता है। तो इरफान, मैं ये कहूँगा, आपका तजुर्बा, चूंकि उन बस्तियों में, ऐसी बस्ती में आप रहते हो, और जो सरकारी जो होता है ना, फाइलों में मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो उसको कैसे देखते हो? सर, मैं कहता हूँ हम भी देश की 80 स्वतंत्रता दिवस की देश को शुभकामनाएं देते हैं, और हम सब खुश हैं और इस लम्हे को जिएंगे, इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को जिएंगे, अपने खान पहन की आज़ादी को जिएंगे। लेकिन ये कह देना कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है और कुर्ती में गंगा है, ये ऐसा होगा, इस देश की बड़ी आबादी के साथ छल होगा और झूठ होगा, और इस झूठ को मानने से 1000 बार इनकार किया जाएगा। सर, आप मेरे यहाँ आइए, मोदी जी लाल किले पे खड़े होके देश को संबोधित करते हुए कहते हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है। 43 करोड़ कहते हैं 44 करोड़ 73 लाख इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए। तो आप ये बताइए, 44 करोड़ 73 लाख आयुष्मान कार्ड अगर हैं, तो क्या देश की 100 करोड़ आबादी ऐसी है जिन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं चाहिए? हम जहाँ से आते हैं 8-8 हज़ार रुपये में महिलाएं काम करती है। हम उस भारत से आते हैं, इस देश की बड़ी आबादी 8-8 हज़ार रुपये में महिलाएं काम करती है, 14-15 हज़ार रुपये में मजदूर काम करते हैं। हम बार बार दोहराते हैं, लेकिन आज की भाजपा में हम ये नहीं कहते हम किसी सरकार के या किसी व्यक्ति के विरोधी है। हम आंकड़े के साथ आपसे बात करते हैं। आज की भाजपा में, अटल जी की भाजपा में बात करता हूँ, वहीं आएगी सर बात में। अटल जी की बहन थी कमला दीक्षित जी, गौर से सुनिएगा सर। कमला, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भैया जो है मुझे एक पेट्रोल पंप आवंटित करा देते, घर की जरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। तो अटल जी बोले कि बहन, मेरा जो पेट्रोलियम मंत्री है ना राम नाईक, वो मेरी सुनता नहीं है, और सोच मेरी ना एक नहीं करोड़ों बहन है, वो साफ सुथरे और वो ईमानदारी का नजरिया, हम उसकी हमेशा तारीफ करते हैं। और आज क्या है, एक बेटा 2020 संभाल रहा है तो दूसरा बेटा E20 संभाल रहा है। और बात सुनिए, उस टाइम जब 2002 में देश में ही पेट्रोल पंप के आवंटन को लेके बड़ा मतलब कुछ भाई भतीजावाद सामने आया, तो अटल जी ने सभी टेंडर रद्द कर दिए। ये होती है ईमानदारी से, 1000 सालों बाद भी दोहराया जाएगा। और आज क्या हो रहा है, एक बेटा 2020, दूसरा बेटा E20, और जो देश का गरीब का बेटा है वो झोला लेके अपनी जिंदगी के संघर्ष में ढूंढा, कहीं काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, है हर पेड़ बचे नहीं।
गरीब आदमी हर कदम कर्जे में जीता है। एक बार जीवन कर्ज में आता है ना, तो जीवन का स्वाभिमान कदमों में चले जाता है, इसे यूं रहेगा जाता है अपमान में। आपको पता है हम कैसे जी रहे हैं? आपको पता है हम क्या हर पल हम कैसे कदम रखते हैं? कई दफा हमारे होंठ कपकपाने लगते हैं, आंखें जो है आंखों में पानी भर जाता है और दिल घबराने लगता है। आपकी बात मैं बार बार कहता हूं कि घी से चुपड़ी हुई बातों से हमारा जीवन नहीं चलता। जीवन चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों को जोड़ना होगा। समझ रहे हैं? हम कहते हैं कि देश में अलग अलग विचारधाराएं हैं और सभी देश का भला चाहते हैं, तो स्वीकारिए। नक्सलवादी कह देना, अर्बन नक्सली कह देना, दहशतगर्द कह देना, टुकड़े टुकड़े गैंग कह देना, फंडिंग वाले कह देना, इनसे काम नहीं चलेगा। आप लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र की कुर्सी है और आपकी जवाबदेही है। आप जवाबों से भाग नहीं सकते। लोग भी पूछेंगे, विपक्ष भी पूछेगा और हर जिंदा दिल पूछेगा। ये बहुत सही कहा इरफान ने। देखिए, अर्बन नक्सल तो किसी को भी कहा जाता है। हम लोगों को भी 5-7 साल से अर्बन नक्सल, देशद्रोही, देश विरोधी, पाकिस्तान परस्त, सोरोस के फंड से पर पलने वाले, ना जाने क्या क्या। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया टर्म कॉइन करके दे दिया, दिमागी नक्सल। मतलब जिनके पास दिमाग है वो दिमागी नक्सल है, मैं तो इसको ऐसे कहूंगा। तो इसका मतलब कम दिमाग वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि भीड़ हो, हाँ, जिज्ञासा ना हो, लोगों में जागरूकता ना हो, बस उनकी अनुभूति कही जाए और फिर ये कहते जाए हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक जी, ठीक जी, ठीक जी। कहते हैं ना, राजनीतिक में सत्ता के लिए लोगों का अंधविश्वास होना, अंधभक्ति होने तो जरूरी है, एक तरफा हो जाना। और हम एक तरफा नहीं है, इसीलिए अर्बन लोग नक्सली सोच के हैं। हम तरक्सी लोग के चाहते हैं। हम क्या हम व्यवस्था पे सीधा सवाल करते हैं कि आइए महसूस कीजिए जिंदगी की किताब को, मैं ले चलूं निर्धनों की गली तक आपको। हमने अपनी छोटी सी उम्र से बार बार कहा है, हमने अनाथ होते बच्चे देखे हैं और ये आंकड़े उठा के देख लीजिए पूरे देश में। अगर आपके हिसाब में सब कुछ ठीक है तो आज भी बड़े स्तर में बाल मजदूरी क्यों है? आज भी बड़े स्तर पे कुपोषण क्यों है? आज भी बड़े स्तर पे सर आपका कैमरा और निगाहें शर्मा जाएगी जहां से मैं आता हूं। चंद सड़कों पे क्या क्या नहीं होता इस पेट को भरने के लिए। नहीं, अस्पताल की तस्वीरें तो हमने इरफान देखी ना पिछले 2 साल में उड़ीसा में किस तरह से। अरे अभी सफदरजंग चले जाइए सर, अभी सफदरजंग जाके देखिए, क्या बेबसी और निराशा आपको दिख जाएगी। जीवन की मूलभूत सुविधाएं, वो सुरक्षा, जो अगर आप सुरक्षा से, शिक्षा से और स्वास्थ्य से जोड़ दीजिए जीवन को। आप ही तो कहते हैं, भागवत जी का पिछले दिनों कई बयान आए हैं कि अभी भी जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबी हटाने के लिए इतना काम किया 12 साल में, इतना काम हुआ जितना कभी 12 साल। देश में सबसे बड़ी इस टाइम सबसे बड़ी परेशानी नौजवानों में निराशा और रोजगार को लेकर। आप ही आए थे, कहे थे कि 2 करोड़ दे देंगे। आप ही आए थे, कहे थे कि 2 करोड़ दे देंगे। वो निराश हो रहा है। आप अभी गए, आपके बड़े पत्रकार जो हैं कवर कर रहे हैं कि 23 की वैकेंसी में 26 में ज्वाइनिंग नहीं मिला। वाह रे भाई वाह। हम कहते हैं कि ये करे तो सब और कोई और करे तो पाप। समझ रहे हैं? यही के अभी सुनने में आ रहा है कि बोले कि 50 हजार रुपए की किस्त बांधी जाएगी, 20,000 पहले, 30,000 चुनाव के बाद। हाय रे छल, हाय रे छल। हम कहते हैं कि मेहनत का वाजिब पैसा दे दीजिए। हम कहते हैं लोगों को अधिकारों से जोड़िए, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़िए। बाकी का जीवन तो सबको ही करके खाना है, सबको ही करके खाना है। किसी आपका दूसरा कर दे तो रबड़ी हो जाए और आप कर दे तो महान, मतलब बहुत बड़ा धर्म हो जाए। इस छल कपट की राजनीति से इस देश को निकालना होगा। तो सर जब आज़ादी की बात होती है तो हमारे नज़रिए की भी बात होनी चाहिए, देश की बड़ी आबादी के नज़रिए की भी बात होनी चाहिए। जब शायर ये कहता है कि कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, मेरा मन आज भी दुखता है, मेरा मन आज भी दुखता है। चीजें थोड़ी सी भूल रहे हो, भूल भी गए, इतना बोलते हो तो कुछ भूल भी सकते हो। कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि आजाद है खंजर सीने में उतर जाने को, आजाद है वर्दी बेगुनाह पे जुल्म सितम ढाने को, आजाद है मौत लाशों से गुजर जाने को, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है सर। इतना उत्तेजित और व्याकुल नहीं हो सरकार और ना समर्थक। अभी जमीन पे, अभी कल मैं वहाँ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, अलग अलग राजनीतिक दल के बुद्धिजीवी समाज से जुड़े हुए आए, सबके अपने अपने मुद्दे थे, समाज के हितों की बात कर रहे थे अलग अलग तरीके से। कोई कहता है कि कॉमन शिक्षा नीति होनी चाहिए, नेपाल में हो गई, भारत में क्यों नहीं हो गई? होनी चाहिए ना जी। आप तो बहुत
कहते हैं सतयुग में राजा हरिश्चंद्र आए, त्रेता युग में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए। तो आप तो कहें कि हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो मान लें कि कलयुग में आप आए। क्या बात है। हाँ भाई, नॉन बायोलॉजिकल तो कहे ना, तो हम मान लें कि कलयुग में आप आए। अगर एक शब्द दें तो अवतार ही हैं। हाँ। और उनको लोग विष्णु का अवतार चंपत राय, जो राम मंदिर में चोरी जिनके नेतृत्व में हुई है, वही चंपत राय प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु का अवतार कह चुके हैं। जेपी नड्डा कहीं कह चुके हैं देवताओं के देवता। चलो कोई और कहे तो ठीक है, उन्होंने खुद ही कह दिया। हाँ, खुद ही कह दिया नॉन बायोलॉजिकल हूँ मैं इंसान, मतलब इस यूनिवर्सिटी से, मतलब इस दुनिया को मैंने बनाया है। अब ये बताओ करण, माफ करो करण बोल रहा हूँ, करण हमारे कैमरा सहयोगी है। अब बताओ कि अब तुमने खोल तो लिया नहीं सर, बस आपकी दया दृष्टि, आप सबका प्यार में, आप सब जीवन में चीजें अच्छी होती चली गई। और सर हम तो देखिए बात कहते हैं, हमारे जीवन को महसूस कीजिए। इस देश की कहते हैं कि असमानता सिर्फ गाँवों में जातीय असमानता नहीं है, शहरों में अमीरी और गरीबी की असमानता है। हर पल इंसान उस असमानता का शिकार होता है और अपमान होता है। उसको बेहतर किया कैसे जा सकता है जब लोगों के जीवन में शिक्षा का अभी आप कल्पना कीजिए, आप मेरी बस्ती में खड़े होके कि कोई बच्चा IIT करेगा, नीट करेगा, JEE करेगा, UPSC करेगा। सपने दीजिए, लोगों को बराबरी पे लाने की कोशिश कीजिए, दिशा दीजिए, उम्मीद और सपने दीजिए। आज देश में शिक्षा का जो निजीकरण, आपको नहीं लगता कि अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ा, एक बच्चा लंदन में पढ़ रहा और एक सरकारी स्कूल में अपने पड़ोस में भी नहीं पढ़ पा रहा, और उसके लिए हमीरपुर से लेकर और पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे। हाँ, तो मोदी जी को जीवन को समझना है तो उन बच्चों के बीच में कुछ पल गुजारिए, फिर लाल किले पे आगे जब संबोधित करेंगे देश को, तो आपकी बातों में सच्चाई नजर आएगी। स्क्रिप्ट पढ़ लेना और किसी को पे तंज कस देना और फिर वही हिंसात्मक बात, इन बातों का असर जमीन पे बहुत गहरा पड़ता है सर। अब तो क्या होगा, उन्होंने एक शब्द दे दिया, दिमागी नक्सल। अब तक अर्बन नक्सल था, अब जो भी कुछ और राजनीतिक असहमति पहले भी रही। अब राजनीतिक पुणे पैक्ट को देख लीजिए, बाबा साहब की अलग सोच थी, गांधी जी की अलग सोच थी, फिर भी मतलब किसी ने एक दूसरे को ये तो नहीं कहा कि ये नक्सल सोच का है, ये है वो है। एक दूसरे की असहमति में भी एक साथ आए और देश हित में। गांधी जी भी चाहते थे कि सब एक साथ रह के सबका भला हो। उनकी नजरिए में ऐसा था कि आजाद चुनाव हो, एक कैंडिडेट हो और उसी समाज से कैंडिडेट उन्हें वोट दे, उनका वो नजरिया था। लेकिन फिर भी असहमति होने के बाद एक दूसरे के व्यक्तित्व पे लंछन नहीं डाला। लोकतंत्र में तो असहमति होती है ना, नहीं तो संसद में 543 लोग इतनी पार्टियों से नहीं आते, होता भाई एक ही पार्टी है, उसी के 543। दुनिया के 2 महापुरुष समाज को लेके अपनी राय रख रहे थे, फिर भी एक साथ आए ना। लेकिन इस तरीके का नजरिया नहीं। लेकिन आज की राजनीति, हम कहते हैं ना, मैंने पीछे कहा अटल जी की जो भाजपा थी और आज की भाजपा में बहुत फर्क है। तो चलो, अब YouTube के अपने दर्शकों से क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहते हो? अब आप सर, बार पूछा जाता है YouTube में अपने दर्शकों के लिए क्या करोगे? मैं कोशिश करूंगा, मुझे जैसे समय मिलेगा, मैं इस देश के निर्धन और शोषित वंचितों की पीड़ा दुनिया के सामने रख सकूं। हाँ, मेरे पास वो व्यवस्था नहीं कि मैं लाल किले पे खड़ा आके दुनिया को चिपड़ी बातें कहूं और किसी को लिए तो भाई चुनाव लड़ना होता है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकता। एक जिंदा दिल आदमी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने आंकड़े बताए। अरे हाँ, तुम्हारी फाइलों में मेरे गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। 1000 बार दोहरा देंगे सर ऐसी बातों को। कहते हैं ना, भूलो का तल पताल देख, गत अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सर्जन, ये देख महाभारत का रण, मित्र को से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। तो इतना झूठ ना बोल। हर किसी को हर पल ना जिंदगी में कब ईश्वर की ओर लौट जाना है, कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए। तो ये और हिसाब दीजिए। हिसाब दीजिए। ये जो धूमिल और गोंडवी और मंजर भोपाली और किंकर, ये सब कैसे इतना याद? ये सब इन्हीं में जीते हैं सर, इन्हीं में करते हैं। इन्हीं में जीते हो? जिम्मा से करती ज्वाला संगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है। ये बांधने की कोशिश करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहना है, भगवान को कोट करते हैं कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़े क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। ये सबको बांधना चाहते हैं, सबको साधना चाहते हैं, और भगवान हमारे साथ है। ऐसी असामाजिक शक्तियों को रोकेंगे जो समाज को बांटे,
और ये हिंसात्मक शब्द है। तो वो तो कह रहे समाज को बांटने के लिए, अब समाज बताइए को हम भटकाने के दिमागी नक्सल है। हाँ, तो उनकी ये मतलब ऐसी सोच से रोकना है। मैं बार बार कहता हूँ, राजा राम मोहन राय की सोच से भारत को जोड़ना है, माता सावित्री बाई की फूले की सोच से भारत को, माता फातिमा शेख की सोच से भारत को जोड़ना है। ऐसी सोच से तो बचाना है। अभी बात करिए आप और हम हैं, हम सरकार से अपनी असहमति रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। सोचिए, हम कहते हैं कि सर आप कहते हैं सब कुछ चंगा चंगा और हमें पूरी तरह नंगा, तो हमारे को कपड़े दीजिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कपड़े तो नहीं मांग रहा। तो अगर हम अपनी असहमति रखते हैं और वो कहें कि ये नक्सल मानसिकता दिमागी नक्सल है, नक्सल मानसिकता के सोच के लोग हैं, तो उनके समर्थकों के बीच में जब हम सड़कों पे निकलेंगे तो अपना जान माल सब हमारे दाव पे लग जाता है। सही बात है। तो हम कहते हैं कि एक साफ सुथरे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, ना हिंसा की, ना हिंसात्मक शब्दों की। 1000 बार निंदा होनी चाहिए और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को 1000 बार सोचना चाहिए मेरे सबका, मेरे देश में, समाज में, लोगों में उसका क्या असर होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो आज प्रधानमंत्री का भाषण सुने तुम भी? बस सुने सर, थोड़ा बहुत। 12 साल हो गए हैं उनको सुनते सुनते, कुछ नया तो है नहीं, वही दोहरा के एक ही बात। हिंसा मतलब ये नक्सल है, अर्बन है, टुकड़े हैं, वो एक बात नहीं है, वो वहां से लेके नीचे तक ये हाल है। हाँ, उन्होंने शब्द अभी दिया सर, ना, अब तो कोई भी जैसे तुम्हारा वीडियो डालेंगे तो नीचे लोग लिखेगा कि ये सब दिमागी नक्सल है। अभी सुनिए सर, अभी ये वो उनकी नजर में क्या है, एक स्टैंड पे रहिए। मैं बार बार कहता हूं, भागवत जी की बात मान लीजिए या मोदी जी की मान लीजिए, अब उनके समर्थक बड़े दुविधा में है, किसकी माने, समझ रहे। अभी मेनन कुमार मिश्रा जी का है कि इनकी असहमति बंद कीजिए, किसी को भी किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं करने दी जाएगी, और कुछ ही घंटे में पीछे हट गए। तो मोदी जी की नजरिए में वो जो छात्र हैं जिनसे वो पीछे हट गए, जिनकी असहमति के सामने सरेंडर कर गए, उनके सामने यूनिवर्सिटी हाँ, के छात्र उनके सामने उन छात्रों के सामने तरक्सी लोग बात करने की ताकत नहीं थी, तो देश को आगे गुमराह करने लग गए। चलो बहुत बढ़िया, एकदम भरा हुआ रहता है। और हम मोहब्बत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और हमारी यहाँ असहमति उनके विचारों से हमेशा रहेगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की 80वीं सालगिरह मुबारक हो। अब देखो क्या होता है, जैसे इसमें मुबारक है, हिंदी नहीं है, अगर मैं आज़ादी की सालगिरह बोलूंगा, मेरे ख्याल से लोग कहेगा आज़ादी क्यों बोल रहे हैं, स्वतंत्रता क्यों नहीं बोल रहे हैं, सालगिरह क्यों बोल रहे हैं, वर्षगांठ क्यों नहीं बोल रहे हैं, मुबारक क्यों बोल रहे हैं। मतलब ये सोच भी इन दिनों पनपी है, जिसमें शब्दों में जो मिलावट है ना, ये जो हिंदुस्तानी भाषा है, इसमें अरबी भी है, फारसी भी है, उर्दू भी है, उर्दू तो हमारे यहाँ की भाषा है, और तमाम भाषाओं के मिश्रण से बहुत सारी चीज़ बनी। जैसे कमीज है ना, कुर्सी है ना, जमीन है ना, ये सत्ता है ना, ये सरकार है ना, ये शाह है ना, ये जितनी चीज है, ये अचार है ना, ये जलेबी है ना, ये मुरब्बा है ना, ये सब बाहर से आए शब्द हैं। इस पर भी लोगों को इतराज होता है। चलो बहुत बढ़िया। और इरफान के लिए तो कुछ भी कह ही सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इरफान जिंदाबाद। जिंदाबाद करिए यूट्यूब पे। चलो, और सर प्रधानमंत्री भी जिंदाबाद। और हम अपनी असहमति रखते हैं, लेकिन प्यार सबसे करते हैं।